हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में लर्निंग विद फैज़। आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जिसका टॉपिक है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज़ में सुना होगा, तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है और किन किन विषयों पे इसका इशू उठाई जा रही, कि इससे क्या क्या इश्यूज आने वाली, क्या क्या दिक्कतें आने वाली वहाँ के लोकल लोगों पे और वहाँ की लोकल स्पीसीज में, राइट। सो दिस इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। एज यू कैन सी, दिस इज अंडमान आइलैंड and this is Great Nicobar Island. Here is Indra Point and here is Malacca Strait, right? So कुछ फैक्ट है उसे जान लेते हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 81,000 करोड़ पाई गई है, ठीक है। और इट इज स्प्रेड अक्रॉस 166 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ग्रेट निकोबार। और ये मलाक्का स्ट्रेट, जिसके बारे हम आगे जानेंगे, ये मलाक्का स्ट्रेट क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके नियर लाई करते हैं। एंड एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे क्लियरेंस दी है इस प्रोजेक्ट को, राइट। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हो गए। आगे हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे कि ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। सो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज रीअफर्म्ड क्लियरेंस फॉर इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस आइलैंड प्रोजेक्ट, द ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, right, but with the strict binding environmental safeguards. The decision settles a long running dispute between strategic infrastructure goals and ecological protection. Basically ये प्रोजेक्ट एक बैलेंस क्रिएट करने का बात की गई इस प्रोजेक्ट के अंदर कि किस तरह से हमारे डेवलपमेंट भी ना रुके और साथ में इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी बरकरार रखें। मतलब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को भी किसी भी तरह की क्षति ना पहुंचे, राइट। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट है वो है 81,000 करोड़, 81,000 करोड़, राइट। और ये लाई करती लोकेटेड है नियर मलक्का स्ट्रेट, द वर्ल्ड बिजिएस्ट शिपिंग चोक पॉइंट। बेसिकली ये वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग चोक पॉइंट है, ठीक है। वो कहाँ है और कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे। इसे अप्रूव किया है एनजीटी ने, ठीक है। तो अब हम समझेंगे एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है। ये बेसिकली एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, एज अ स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोड। एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोड के स्तर पे, राइट। मतलब ये एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोड है, इसे स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोड का दर्जा दिया गया था। एंड द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली विथ रीजनल ब्रांचेस एज वेल, राइट। मैंडेट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली इसका काम क्या है कि जल्द से जल्द उन केसेस पे अपना डिसीजन सुनाए जो कि पेंडिंग है और जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज और इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स को के केस से रिलेटेड है, राइट। तो इन केसेस जो भी एनजीटी पे पेंडिंग रहती है उनका सुनवाई जो है एनजीटी देखता है। किन से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड, या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई केसेस अगर पेंडिंग हो तो उस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। ये जो मेन मोटिव है एनजीटी का। तो एनजीटी ने फाइनली क्लियरेंस दे दी है 2021 पे जो प्रपोज नीति आयोग के द्वारा जो 2021 में इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था बाय द गवर्नमेंट, उसे फाइनली स्वीकार कर लिया है एनजीटी ने, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, राइट। इसकी पावर्स क्या है, कैन हेयर ओरिजिनल पिटिशन अपील्स ऑन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड अवार्ड कंपनसेशन। बेसिकली इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड ये किसी भी तरह की कोई भी पिटिशन को पे सुनवाई दे सकता है, राइट।
अब हम आते हैं व्हाट इज द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, राइट। आई विल बी जस्ट बैक। या सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। सो व्हाट इज दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये असल में है क्या? बेसिकली ये होलिस्टिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। होलिस्टिक मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब इंटीग्रेटेड मतलब ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि वहाँ के जो लोकल इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, और लोकल वहाँ की जो कम्युनिटी है, और साथ में जो लोकल स्पेसीज़ है उनको भी क्षति ना पहुँचाया जाए, साथ में वहाँ की डेवलपमेंट भी हो सके। इसी वजह से इसे ए होलिस्टिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोला गया है। एंड इट वॉज प्रपोज बाय नीति आयोग एज आई सेड इन द ईयर 2021, right? Transform the southernmost Indian island into a strategic maritime, aviation and economic hub anchored to India's long-term vision documents. Basically इसे साउदर्न इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है उसे ट्रांसफॉर्म कर दी जाए मैरीटाइम, एविएशन और इकोनॉमिक हब में, ताकि लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा जो है देश को मिल सके, राइट। As you can see here, this is the Great Nicobar project. So what is it? Basically यहाँ पे ये आइलैंड है और यहाँ पे बेसिकली पावर प्लांट भी बनने वाला है, टाउनशिप भी बनने वाली है, एयरपोर्ट भी रहेगी, आईसीटी और पोर्ट भी रहेगी, राइट। सो दिस इज़ द होल प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पे एक कंप्लीट डेवलपमेंट का काम होगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट प्लांट अभी बेसिकली क्या है समझिए, ये ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन जो है ये फॉरेस्ट, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन तो फॉरेस्ट है। अब इसमें जब पावर प्लांट, टाउनशिप, एयरपोर्ट और पोर्ट जैसी चीज़, जिसे गलथे बे यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पे बनेगी तो ऑब्वियसली कुछ पेड़ कटेंगे, और जब पेड़ कटेंगे तो इससे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को भी हार्म पहुँचेगा। जितना भी हम कम से कम प्रयास करें, लेकिन ये हार्म पहुँचना बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी कहीं से भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्हें हार्म नहीं पहुंचेगा, भले मिनिमम ही पहुंचे, बट इसे हार्म इन कम्युनिटीज़ को, इन स्पेसीज को पहुंचने वाला है। ऑरिजिन कॉन्सेप्चुलाइज बाय नीति आयोग इन 2021, जैसे कि मैंने बताया। विज़न क्या है? एंकर्स इंडियाज़ मैरीटाइम विज़न 2030, ठीक है, टू द ब्रॉडर अमृतकाल 2047 गोल पोजिशनिंग इंडिया एज अ मैरीटाइम एंड एविएशन हब इन द इंडियन ओशियन रीजन। बेसिकली IOR रीजन जो कि इंडियन ओशियन रीजन है, उस पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए वहाँ पे पोर्ट और एयरपोर्ट बनाने की भी बात की गई है, राइट। इस कितनी स्क्वायर किलोमीटर है? टोटल 166 स्क्वायर किलोमीटर्स के अराउंड ये एरिया है। और फॉरेस्ट टू बी क्लियर्ड 130 किलोमीटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वहाँ की इन्वायरमेंट के लिए, उसे क्लियर करनी जानी है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। टोटल कितनी स्क्वायर किलोमीटर है? 130 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो काफ़ी ज़्यादा है। ट्री टू बी फेल्ड मतलब कितनी ट्री काटे जानी चाहिए? अराउंड 8.5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ कटनी है। और इम्प्लीमेंटेड बॉडी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। सो द 4 पिलर्स ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है? जो मेन 4 पिलर्स है जो हमने इस डायग्राम में देखा कि क्या क्या प्रोजेक्ट इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर होनी है, तो उसको हम लोग विस्तार से यहाँ समझते हैं, ठीक है। पहला जो है वो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, अ डीप वाटर मेगा पोर्ट एट गैलेथे बे। गैलेथे बे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बे है जो सिचुएटेड है इन द साउथ एरिया ऑफ दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट, गैलेथे बे, राइट। तो यहाँ पे एक शिपमेंट पोर्ट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे एक डीप वाटर
मेगा पोर्ट एट गैथे बे डिजाइन टू हैंडल ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक दैट करंटली बाईपासेज इंडियन पोर्ट्स फॉर सिंगापुर और कोलंबो। ठीक है, इस ये बेसिकली यहाँ पे एक पोर्ट, मेगा पोर्ट बनानी है ताकि ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक जो करेंटली बाईपास कर जाती है इंडियन पोर्ट्स को, जैसे कि सिंगापुर जाने या कोलंबो जाने के लिए, उससे वहाँ पे ठहराया जा सके। राइट। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की है, अ डुअल यूज सिविल एंड मिलिट्री एयरपोर्ट, मतलब जहाँ पे सिविलियंस भी लैंड कर पाएंगे, कमर्शियल फ्लाइट्स भी वहाँ पे चलेंगी और साथ में वहाँ पे मिलिट्री एयरपोर्ट भी होंगी ताकि वहाँ का इंडियन ओशियन रीजन का सर्विलेंस अच्छे से कर सके। राइट, with one of the longest runways in the region, opening direct connectivity with South East Asia. This is the main objective. Right. थर्ड जो कंपोनेंट है वो है स्मार्ट टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट। एक वहाँ पे अर्बन हब डेवलप करना ताकि वहाँ के लोकल लोगों की डेवलपमेंट हो सके। वहाँ पे लोकल जैसे टूरिज़्म के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो होटल्स, मॉल्स ये सब बनाई जा सके ताकि वहाँ के लोकल लोगों का भी विकास हो और बाकी एज अ कंट्री भी उससे लोग आगे बढ़ें। राइट, अर्बन हब विथ रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड टूरिज्म जोन्स, एज आई सेड, डिजाइन टू सपोर्ट द प्रोजेक्टेड वर्कफोर्स एंड पॉपुलेशन इनफ्लक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। राइट, इंटीग्रेटेड, चौथा इसका मेन कंपोनेंट क्या है, इंटीग्रेटेड पावर प्लांट। वहाँ पे एक 450 मेगावाट की गैस बेस्ड पावर प्लांट भी बनाई जानी है विद द रिन्यूएबल सोलर कैपेसिटी। इस सोलर कैपेसिटी का एक 450 अराउंड मेगावाट का गैस बेस्ड प्लांट भी वहाँ पे सिचुएटेड करानी है टू मीट द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप एंड डिफेंस ऑपरेशन। बेसिकली अगर ये तीन चीज़ें वहाँ पे बनेंगी, इंटरनेशनल शिप कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, मतलब पोर्ट वहाँ पे बनेगी, एयरपोर्ट बनानी जानी है, स्मार्ट टाउनशिप बनाई जानी है, तो इन सब का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए वहाँ पे एक पावर प्लांट भी बैठाना होगा ताकि इन सब का जो एनर्जी का कंजप्शन है वो यहाँ से बेयर की जा सके, वहाँ यहाँ से बनाई जा सके, एनर्जी बनाई जा सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। राइट, सो दिस वाज द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। राइट, now what is the significance? Right, you just look into this map once, I'll be right back. Yeah, so this is the importance and significance of this whole project. Great Nicobar site strike the most important shipping lane in Asia. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कैसे है ये समझते हैं। ये बेसिकली इंडिया है, ठीक है, इंडिया का ये वाला रीजन है, यहाँ पे श्रीलंका है। ग्लोबल ट्रेड रूट जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैरीटाइम ट्रेड रूट, ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड रूट जो है ये येलो वाला है, यहाँ से ट्रेड होता है ग्लोबली, जितनी भी शिप जाती है वो यहाँ से जाती है। और यहाँ पे है ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार, और यहाँ से होकर जो है मलाक्का स्ट्रेट, सोमतरा, थाईलैंड, जावा, ये सब जगह जाती है। तो ये मलाक्का स्ट्रेट जो है बेसिकली यहाँ पे, राइट, मलाक्का स्ट्रेट यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होनी है ताकि जो भी शिप्स आए, ठीक है, उसको एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट से होके गुजरना पड़े। और बेसिकली इंडियन ओशन रीजन्स में, ठीक है, IOR रीजन जो इंडियन ओशियन रीजन्स है उसमें इंडिया का पकड़ मजबूत बन सके। राइट, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट चोक पॉइंट, सो बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, ये जो मलाक्का स्ट्रेट है इसे ही चोक पॉइंट बोला गया है। ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
एज फार एज योर एनी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। और इन जनरल भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि मलक्का स्ट्रेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो ये वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स बिजिएस्ट चोक पॉइंट है, वर्ल्ड का जो सबसे बिजिएस्ट चोक पॉइंट है उनमें से एक कौन है, मलक्का स्ट्रेट। और वो किन से होकर गुजरता है, वो ग्रेट निकोबार से होकर गुजरता है। यहाँ की शिप जो है ग्रेट निकोबार से होकर गुजरती है मलक्का स्ट्रेट तक पहुँचने को। तो इसीलिए इस जोन को डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो ये था सिग्निफिकेंस। यहाँ पे देख सकते हैं मैरीटाइम डोमिनेंस, एज आई सेड कि इसमें मैरीटाइम डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए सर्विलेंस एंड कंट्रोल ओवर द मलक्का चोक पॉइंट थ्रू 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास है, मतलब अराउंड 30% आप समझ सकते हैं, 30% का जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो इसी रीजन से होता है, मलक्का चोक पॉइंट, मलक्का स्ट्रेट, राइट। डिफेंस इंपॉर्टेंस, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, काउंटर वेट टू चाइना स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स, चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स है उस इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट्स अंडमान एंड निकोबार कमांड इंडियाज ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड। इकोनॉमिक गेन कैप्चर्स ट्रांसशिपमेंट रेवेन्यू करेंटली फ्लोइंग टू कोलंबो, जो अभी ट्रांसशिपमेंट का रेवेन्यू जो अभी कोलंबो के पास जा रहा है वो हमारे पास आएगा, मतलब इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया के पास आ जाएगा। कोलंबो, सिंगापुर, क्लांग, इस तरह इन देशों को जा रहा है तो वो अभी इंडिया के पास आ जाएगा इस पोर्ट को बनने के बाद, राइट, क्योंकि सारे शिप्स जो है इनसे होके गुजरेंगे। बूस्ट ब्लू इकोनॉमी शेयर ऑफ जीडीपी। डिप्लोमेटिक रीच, इट स्ट्रेंथेंस इंडियाज एक्ट ईस्ट एंड सागर, दैट इज द इनिशिएटिव। तो ये बेसिकली एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर इनिशिएटिव के अधीन होगा, राइट। नाउ इन्वायरमेंटल सेफगार्ड इम्पोज्ड बाय एनजीटी, कुछ इन्वायरमेंटल सेफगार्ड है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इम्पोज की गई है ताकि वहाँ के लोकल कम्युनिटी, लोकल स्पेसीज को बहुत ज़्यादा क्षति ना पहुँचे, क्षति तो पहुँचेगी बट उतनी ज़्यादा ना पहुँचे और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम हो सके, राइट। नो शोरलाइन इरोजन, कंस्ट्रक्शन मस्ट नॉट इंक्रीज कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन में कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। कंटिन्यूअस शोरलाइन मॉनिटरिंग इज मैंडेटरी, चेंजेस ट्रिगर करेक्टिव एक्शन। नो लॉस ऑफ सैंडी बीचेस, गैलेथे एंड अदर सैंड बीच इकोसिस्टम आर प्रोटेक्टेड, किसी भी तरह के सैंड बीच का जो इकोसिस्टम है उसे हार्म नहीं पहुंचाना है। क्रिटिकल बिकॉज दे आर लेदर बैक टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स, लेदर बैक टर्टल जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है वहाँ का, तो उसका वो एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है। तो अगर सैंड बीच पे किसी भी तरह की कोई काम होती है या तो किसी भी तरह की डेवलपमेंट की कोई काम होती है उस एरिया में, तो ऑब्वियसली जो लेदर बैक टर्टल है उनको हार्म पहुँचेंगी और ये बहुत ही दुखद होगा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के नज़रिए से, ठीक है। कोरल रीफ प्रोटेक्शन एंड रीजनरेशन, कोरल रीफ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इवन सुनामीज जैसे चीज़ों को का भी इफ़िशियंसी कम करने में उसका हाथ और योगदान रहता है। तो कोरल रीफ इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। आप कोरल रीफ सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, वो पानी के नीचे रहता है बेसिकली, ठीक है, उसे कोरल रीफ बोलते हैं। जैसे पानी के नीचे, समुद्र के नीचे आपने काफ़ी बार देखा होगा पेड़ टाइप, मतलब पौधे के जैसा बना हुआ, तो उसे ही कोरल रीफ बोलते हैं। एक्टिव रीफ मॉनिटरिंग, नो गो कंस्ट्रक्शन जोन अराउंड लाइव कोरल, मतलब लाइव जो जिंदा कोरल है उनके अराउंड कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होंगी। प्लस रीफ रीजनरेशन प्रोग्राम्स मैंडेटेड। अब ये कितनी हद तक फॉलो की जाएंगी ये देखने वाली बात होंगी, बट ये नॉर्म्स है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडेंजर्ड स्पेसीज प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ लेदरबैक टर्टल, निकोबार मेगापोड और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल निकोबार मेगापोड भी है, तो उनको कंजर्व करना भी इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर है, मतलब उनको किसी भी तरह की हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए। दिस इज अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, मतलब फॉर एवरी ट्री क्लियर्ड इक्विवेलेंट प्लांटेशन मस्ट बी रेज पर्टिकुलरली विद इन द नेटिव स्पेसीज, जितनी आप पेड़ काट रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको पेड़ लगानी भी है, राइट। दिस इज द
बाइंडिंग कंप्लायंस एंड ऑडिट इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमेटी, मतलब इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमेटी बैठेंगी जो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगी और इन चीज़ों को ध्यान में रख के ऑडिट करेंगी कि किस हद तक ये जो नॉर्म्स है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वो फॉलो की गई है, राइट। सो दिस is the whole scenario and this is the strict guidelines of NGT as far as the development in the Great Nicobar project is concerned, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है उस एरियाज की और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट से वहाँ की इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे, आइए देखते हैं। Great Nicobar is one of the most biodiverse island in India. A UNESCO Biosphere Reserve, ये एक यूनेस्को बायोस्फीयर की रिजर्व भी है विथ 2 नेशनल पार्क्स, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स भी है, डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है जो पानी मतलब बारिश कराने में वन ऑफ द मोस्ट रीजन उसकी होती है। ट्रॉपिकल एरियाज की जो रेन फॉरेस्ट होती है, रेन फॉरेस्ट जो होती है उसे हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट। फ्रिंगिंग कोरल रीफ्स है वहाँ पे एंड सेवरल इंडेमिक स्पेसीज, इंडेमिक मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ रह गई है, मतलब वो हाईली वल्नरेबल है, फाउंड नोवेयर एल्स ऑन अर्थ, मतलब इन ये चीज़ें जो है जैसे वो कहीं और वर्ल्ड में नहीं पाई जाती, बस निकोबार में ही पाई जाती है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही पाई जाती है। इस वजह से वो उसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी वाइड है, इतनी वास्ट है और इकोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम। 2 नेशनल पार्क वहाँ पे कौन कौन सी, गैलेथन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कौन कौन से नेशनल पार्क है। गैलेथन नेशनल पार्क, कंपेल बे नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड सिंस 1992 से उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है। दीज आर प्रोटेक्टेड अंडर द गवर्नमेंट नॉर्म्स सिंस 1992। ये 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इंडेमिज्म हॉटस्पॉट्स इंक्लूडिंग द निकोबार मेगापोड एंड निकोबार ट्री श्रियो एग्जिस्ट ओनली हेयर इन द प्लैनेट, मतलब जो निकोबार का मेगापोड और निकोबार का ट्री श्रियो जो है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पे लोकेटेड है और कहीं पे नहीं। कुछ स्पेसीज जो रिस्क में है वो है लेदरबैक टर्टल, ठीक है, लेदरबैक टर्टल, और ये इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है। और ये वल्नरेबल IUCN जो रेट करता है कोई भी स्पेसीज को बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और कितनी थ्रेट है उस स्पेसीज को उसके बेस पे उसे रेट करता है। उसका काफ़ी सारा क्राइटेरिया है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और एक्सटिंक्ट मतलब वो विलुप्त हो चुका है, अब इस प्लैनेट में नहीं। तो वल्नरेबल मतलब इट नीडेड सम साइट ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। लेदरबैक टर्टल जो जिसका पॉपुलेशन सी बीच पे काफ़ी पाया जाता है निकोबार आइलैंड की, ठीक है। निकोबार मेगापोड, दिस इज द साइंटिफिक नेम एंड इट इज़ ऑल्सो इंडेंजर और इंडेमिक, राइट। इट इज़ इंडेंजर्ड मतलब इसे प्रोटेक्शन एनी हाउ मिलनी चाहिए। दीज आर अंडर इंडेंजर और इंडेमिक, राइट। कोरल रीफ इकोसिस्टम, ये कोरल रीफ है जैसे कि मैंने बताया, समुंदर के नीचे आप देखेंगे तो ये वाला पौधा आपको दिखेगा, यही कोरल रीफ है, ठीक है। दीज आर थ्रेटेंड, मतलब अगर इस पे डेवलपमेंट की गई तो बेसिकली ये मारी जाएंगी और इन्हें फिर से कंजर्व मतलब फिर से बनाने में काफ़ी टाइम और काफ़ी वक्त लगने वाला है। दिस इज़ वेरी डेंजर फॉर द इकोसिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। So these are the species and flora and fauna which are endangered, right, in danger from this project. Saltwater crocodile, निकोबार ट्री श्रियो, देखिए कुछ और भी है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी वहाँ पाई जाती है। निकोबार ट्री श्रियो जो इंडेमिक है, सिर्फ वर्ल्ड में यही पाई जाती है। निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाओ बेसिकली एक लॉन्ग टेल्ड पैरोट होती है जो सिर्फ निकोबार में पाई जाती है। रेटिकुलेटेड पाइथन, डाइवर्स पाइथन मतलब सांप, पाइथन जो सांप है वो भी यहाँ पाई जाती है। डाइवर्स ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इंक्लूडिंग
डाइप्रोड species Galatha Bay alone in one of the world's most largest leatherback turtle nesting beaches. One of the most world largest, मतलब यहाँ पे nesting beaches है, यहाँ पे अंडे देती हैं. Concerns, what are the concerns? Despite NGT safeguards, environmentalists, anthropologists and tribal rights group have flagged 5 serious risks that in the view may not be fully रिवर्सिबल इवन विद द मिटिगेशन. इवन एनजीटी की सेफ गार्ड, मतलब एनजीटी की स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के बावजूद, जैसे कि मैंने बताया कि किस हद तक ये फॉलो की जाती है, ये मेन पॉइंट होगा कि ग्राउंड लेवल पे इसके किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है इन सेफ गार्ड्स की जो एनजीटी ने किया है, कि वहाँ का लोकल कोई भी बायोडाइवर्सिटी को हर्ट नहीं करना है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है. तो ये जमीनी स्तर पे किस हद तक लागू होगी, ये इम्पॉर्टेंट होता है, राइट. तो एज यू कैन सी 5 रिस्क बताए गए हैं लोकल कम्युनिटी और इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, कि किन किन रिस्क को मद्देनज़र रखना चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले. एज आई यूज कैन सी डेंस रेन फॉरेस्ट, अनटच्ड हैबिटेट. ठीक है, इतना डेंस फॉरेस्ट, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे, ऑब्वियसली ये सब काट के फिर इस तरह का कुछ दिखाई देने लगेगा कि वहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी, पोर्ट्स होंगी, एयरपोर्ट्स होंगी, बट वहाँ पे ट्रीज़ काफ़ी कम बच जाएगी. कंपनसेशन में ऑल्दो बोला गया है कि लगाइए, बट ट्री लगाना और उसे प्रोटेक्ट करना लॉन्ग टाइम के लिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, एक तो आप पेड़ काटे, आप पेड़ लगा दिया, आपने बोला कंपनसेट मैंने कर दिया, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. 10 पेड़ आप जब लगाते हैं तो उसमें से एक ही पेड़ लास्ट तक सरवाइव कर पाता है, एक ही पेड़ जो है 10 साल का जीवन अपना कंप्लीट कर पाता है, क्योंकि उनका कंजर्व करना, उनको रोज़ पानी देना, उनको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट देना, ताकि उसे कोई भी जानवर नहीं खाए और वो बढ़ सके और बाद में वो है जो पेड़ काटा गया था उसका जगह ले सके. उसको कंप्लीट करने में, ये साइकिल को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम और एफर्ट्स लगती है. यही वजह है कि प्रोपोर्शनली बोला गया है कि आप अगर एक पेड़ काटो तो उसकी जगह 10 लगाओ, राइट, ताकि उसकी कंपनसेशन की जा पाए. हालांकि पेड़ काटने का कोई भी कंपनसेशन नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज एक पेड़ जो है अपने जीवन काल में कितने लोगों को फ़ायदा देता है, राइट, और हम उसे काट देते, चाहे किसी भी नाम पे काटे, या डेवलपमेंट के नाम पे या किसी भी नाम पे, तो उसका कोई भी कंपनसेशन नहीं है, राइट, एज सच. बट स्टिल डेवलपमेंट मस्ट गो ऑन. दीज आर द 5 main risk that has been highlighted by the experts, right, and the local communities, or whether you can call it environmentalist or anthropologist. ठीक है, ये 5 points है. You just go through these points. I'll be right back. Yeah. So this is massive deforestation. अराउंड 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्रिस्टाइन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जो है वो क्लियर किया जाना है. 130 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में जितनी भी पेड़ है उसे काटी जानी है. अराउंड, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, थोड़ा कम भी हो, बट ये इटसेल्फ 130 स्क्वायर किलोमीटर काफ़ी लंबा और बड़ा एरिया होता है, और इतना पेड़ काटना इज इटसेल्फ अ कंसर्न, राइट. सेकेंड इज ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट रिस्क. वहाँ पे 2 ट्राइबल ग्रुप है. पहला कि शोम्पेन, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब. ये बेसिकली एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसे शोम्पन नाम दिया गया है, शोम्पन बोला जाता है. और दूसरा जो है निकोबारीज कम्युनिटीज डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट. बेसिकली ये जो है ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए जो डिपेंड रहते हैं ये वो फॉरेस्ट पे रहते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट की जो भी चीज़ें होती है, वेदर इट बी एनिमल्स और बाई प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे कि कुछ
वुड्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर ये चीज़ें कटेंगी तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ हैबिटेट में भी गैस्ट्रोटोपिक, मतलब इस पे लॉस ऑफ हैबिटेट भी देखा जा सकता है। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है ऑब्वियसली सीधा उन पर पड़ेगा और हो सकता है वो अपना रीसेटलमेंट कर ले, मतलब उस जगह से हटकर कहीं और चल जाए। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वहाँ के वो लोकल कम्युनिटीज़ है और वो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जिनको प्रोटेक्ट करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट का ही उसमें फ़र्ज़ है, ठीक है। द शोम्पेन पर्टिकुलर, पहला ये ट्राइबल ग्रुप्स है, दूसरे निकोबारीज कम्युनिटीज़। वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट थ्रेट, ऑब्वियसली गैलाथे बे इज़ अ की लेदर बैक टर्टल नेस्टिंग साइट एज आई सेड, तो उसको भी हार्म होनी ही है। ICRG एंड CRG कंसर्न, ठीक है, आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड स्टैंडर्ड CRG जोन प्रोटेक्टिंग कोस्टल इकोसिस्टम, कि ये जो है ये कम्युनिटी, सॉरी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, राइट। सो इनका जो प्रोजेक्ट का जो इस प्रोजेक्ट के दौरान जो वायलेशंस करेंगे ये रूल के, वो एक मेजर कंसर्न है कि किस तरह से NGT की जो सेफगार्ड्स की नॉर्म्स है उसे किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। सिस्मिक वल्नरेबिलिटी, द रीजन लाइज ऑन एन एक्टिव सबडक्शन जोन, एक एक्टिव सबडक्शन जोन में ये रीजन है। द 2004 इंडियन ओशन ती सुनामी डिवास्टेज दिस एरिया, 2004 की जो इंडियन ओशन ती सुनामी, मतलब सुनामी आई थी 2004 में इंडियन ओशन रीजन में, तो इस एरिया को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा था। मतलब ऑलरेडी ये एक वल्नरेबल जोन में है, ठीक है, एक एक्टिव सबडक्शन जोन। 2004 मतलब कितना ही साल हो रहा, 22 साल पहले यहाँ पे एक बड़ी सुनामी आई थी जिसके वजह से काफ़ी डिस्प्लेसमेंट देखी गई थी, काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस देखी गई थी इस रीजन की। इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर इज एक्सपोज टू रिकरेंस रेंज, और जैसा कि मैंने बताया कि कोरल रीफ्स जैसी चीज़ों को अगर हार्म पहुंचेगी तो ऑब्वियसली इसका जो परिणाम है वो शायद काफ़ी भयानक होगा, राइट। सो इसका जो मतलब एक मिक्स ओपिनियन है सब लोगों का कि डेवलपमेंट भी जरूरी है, कुछ लोग बोलते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी जरूरी है, बट फैक्ट जो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक है डेवलपमेंट भी काम ज़रूरी है, डेवलपमेंट क्योंकि वो एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में वहाँ का जो लोकल स्पेसीज़ है, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गेन द कॉन्फिडेंस। और मतलब डेवलपमेंट इसी की नाम है, डेवलपमेंट इसका नाम नहीं कि आप सारे पेड़ काट के जो है पूरा एरिया साफ कर दो और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करो। डेवलपमेंट इसका नाम है कि एक वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पे दोनों चीज़ों को साथ में रखकर चला जाएगा कि हार्म हो रही तो किस हद तक हम उस हार्म को हम लोग कम कर सकते हैं, और साथ में डेवलपमेंट हो रही है तो डेवलपमेंट को हम लोग किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसी मिड वे को, इस मिड पाथ को जो है फॉलो करने की बात की गई है इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। Climate and cumulative impact. A cumulative impact assessment across all 4 components, port, airport, township, power, has been demanded but disputed by critics as inadequate. ठीक है, ट्राइबल राइट्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। लास्ट सेक्शन, ट्राइबल राइट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क। ग्रेट निकोबार इज होम ऑफ 2 इंडियाज मोस्ट वल्नरेबल इंडिजीनियस कम्युनिटीज, शोम्पेन, ठीक है, एक प्रिमिटिव ट्राइब्स है, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज निकोबारीज। ये 2 ट्राइब्स वहाँ पे रहती है, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द लोकल ट्राइब्स लिविंग आउट देयर सिंस द एजेस, राइट। देयर प्रोटेक्शन रेस्ट ऑन अ लेयर्ड लीगल आर्किटेक्चर दैट प्रोटेक्ट मस्ट नेविगेट। तो किन किन राइट्स, मतलब इनका राइट्स क्या है ये हम लोग जान लेते हैं कि किन किन एक्ट के अंडर इनको प्रोटेक्शन दी गई। पहला तो है फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 रिकॉग्नाइजेज राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड OTFDs ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर
अंडमान एंड निकोबार एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 के अंडर क्रिएट्स ट्राइबल रिजर्व रिस्ट्रिक्ट एंट्री इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पे एंट्री भी बैन है, मतलब फ्रीडम ऑफ जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूविंग एनीवेयर इन द इंडिया, राइट। सो वो यहाँ पे उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे नहीं जा सकते हम, राइट, नहीं जा सकते। तो ये प्रोटेक्टेड अंडर अंडमान निकोबार एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956। और रोल ऑफ NCST क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 338A के अंडर इन्हें प्रोटेक्शन दी गई है कि रिव्यूज एंड एडवाइजेज ऑन पॉलिसी इम्पैक्टिंग STs एंड प्रिमिटिव ट्राइब्स, राइट। सो I think that's it for the session, right। यहाँ पे शॉम्पेन पॉलिसी के बारे दी गई, प्रोटेक्ट्स एंड ऑटोनोमस लाइफस्टाइल शॉम्पेन प्रिवेंटिव ट्राइब्स रिस्ट्रिक्ट नॉन एसेंशियल आउटसाइडर कॉन्टैक्ट, जरावा पॉलिसी 2004 एनालॉग्स प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर द Jarawa PBTGs in Andaman. These policies set the gold standard for non-interventionist ट्राइबल प्रोटेक्शंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा जो मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो बेसिकली इंफॉर्मेटिव था कि किस तरह मैं अपने इस PDF के जरिए जो मैंने तैयार की है वो आपके समक्ष रख सकूं और कैसे इस प्रोजेक्ट के बारे जो भी जानकारी मुझे है वो आपके समक्ष डिलीवर कर सकूं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच।